I am Jatin Nama, MSc pass out in chemistry from Bundi College in 2019. I have also qualified NET JRF exam with 58th rank in all India. आज अपन BSc सेकेंड ईयर हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हिंदी में लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जनरली ब्रांच सब कैटेगरी में आती है। ये हमारी ऑर्गेनिक में भी आएगी, फिजिकल में भी आएगी। सब ऑर्गेनिक में अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल में अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ेगी। ये हमारे दोनों ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी है। सबसे पहले वर्ड उठता है कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड आया कहां से, ठीक है। तो पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी। स्पेक्ट्रो जनरली जनरेट हुआ है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रो जो वर्ड है हमारा वो जनरेट हुआ है स्पेक्ट्रम से। अब स्पेक्ट्रम क्या है? हम सब जानते हैं कि बारिश के दिनों में अपन देखते हैं कि जो बारिश की बूंदें जब वो उस पे सूरज की किरणों पर पड़ती है तो हमारा क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष जो बना वो क्या है? हमारा स्पेक्ट्रम। ये मैंने कैसे देखा? नेचुरली। प्रैक्टिकल कैसे बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? मुझे कैसे पता चला कि मैंने उसको स्पेक्ट्रम बोला है? तो अपन क्या करते हैं, मैंने एक स्रोत लिया है। ये स्रोत किसका है? श्वेत प्रकाश का। श्वेत प्रकाश का स्रोत होने का मतलब इससे मेरे को क्या मिलेगी? श्वेत प्रकाश की विकिरणें मिलेगी। जब इस श्वेत प्रकाश को, जब ये जो मेरा श्वेत प्रकाश है इसको जब मैं किसी प्रिज्म वगैरह पर डालूंगा, किसी प्रिज्म पर डालूंगा। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जनरल इस टाइप का लैब में इजीली अवेलेबल होता है। इस टाइप की इसकी जो ये है, ये तो कहलाती है आयताकार फलक। ये जो दिख रही है ना, ये तो कहलाती है आयताकार फलक। और ये जो ऊपर की जो बन रही है ये कहलाती है त्रिकोणीय फलक, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिज्म जनरल में। तो जब इसको श्वेत प्रकाश की, मैंने ऐसे बना दिया, 3D तो है नहीं अपने पास, ऐसे जनरल बना दिया। जब इस श्वेत प्रकाश की विकिरणों को प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद ये हमारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश था पहले, एक ही विकिरण थी श्वेत, लेकिन जब प्रिज्म पर डाला, प्रिज्म से निकला तो 7 रंगों में विभक्त हो गया। 7 रंगों में विभक्तीकरण की घटना कहलाती है विक्षेपण। इसको अपन वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चीज मिली ना यहां पर, इसको कहते हैं अपन क्या? स्पेक्ट्रम। ये कहलाता है हमारा स्पेक्ट्रम। अब इस प्राप्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेशन लिख देता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं। स्पेक्ट्रम मिल गया आपको। अब जनरल, ये तो जनरल वे में श्वेत प्रकाश था, प्रिज्म को डाला, 7 रंगों में विभक्त हो गया, ये स्पेक्ट्रम मिल गया। लेकिन अब मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे मिलेगा स्पेक्ट्रम? मेन जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रम मिला, इस स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया और उसकी जानकारी, उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लेकिन अब होगा कैसे? तो देखो कैसे होता है इसमें। ये मेरा कार्बनिक पदार्थ है, कुछ भी मान लो, ये मेरा एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। मेरे को पहले पता नहीं एथेनॉल है, मैंने लिया है अज्ञात यौगिक। ये कोई यौगिक है मेरा, ठीक है। अब मेरे से कह रहा है, एक आया कि बताओ ये क्या है, ये कौन सा यौगिक है, इसके बारे में जानकारी दो। मेरे को कैसे पता चलेगा ये एथेनॉल है? इसके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग ब्रांच दी गई है। उसकी एक ब्रांच कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। करेंगे कैसे उसके बारे में पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या हुई? स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन हुई किसी भी यौगिक, अब वो यौगिक कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, तो किसी भी
कार्बनिक या अकार्बनिक, किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब करेंगे कैसे? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अपना? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन हुई किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है और उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, ये प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो ये मेरा है अज्ञात यौगिक, ये है मेरा अज्ञात यौगिक, ठीक है। इस पर क्या डालूंगा मैं? ये जो मेरा श्वेत प्रकाश है, ये जो मेरा श्वेत प्रकाश है ना, ये श्वेत प्रकाश का स्रोत है, ये श्वेत प्रकाश मैं इस पर डालूंगा। इस पर डालने के बाद जब भी प्रकाश की किरणें निकलेगी उससे क्या प्राप्त होगा मेरे को? स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम का क्या करूंगा मैं? अध्ययन। तो इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके मेरे को संरचना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो श्वेत प्रकाश है ये किस तरह से मेरे यौगिक के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा, उसको स्टडी करना है अपन को। प्लस ये इसका अवशोषण भी कर सकता है, अवशोषण भी कर सकता है, इसके साथ साथ उत्सर्जन भी कर सकता है। मेरा जो कार्बनिक यौगिक है वो इस श्वेत प्रकाश के साथ अवशोषण भी कर सकता है, उत्सर्जन भी कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है? प्रकीर्णन भी कर सकता है प्रकाश का, विवर्तन कर सकता है, व्यतिकरण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। विवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन सब कर सकता है। मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बस अपन को किस चीज से मतलब है? अवशोषण और उत्सर्जन से। कि हमारा जो कार्बनिक यौगिक है वो इस श्वेत प्रकाश का अवशोषण और उत्सर्जन कर रहा है। ये सब भी चीजें होगी, साथ साथ चलेगी सिमिल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को मतलब किससे? बस अवशोषण और उत्सर्जन से। अब वर्क कैसे करेगा देखो, यह है मेरा श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब अपन सबसे पहले श्वेत प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का मिलकर बना होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है श्वेत प्रकाश में। श्वेत प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में एक क्लार्क मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, इस विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और साथ में क्या होगा? तरंगे, तरंगे होगी, सही। विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तरंगे भी होगी, क्योंकि बोल ही कर रहे हैं अपन विद्युत चुंबकीय विकिरणें, तो विकिरण तो तरंग होती है। तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तरंगे भी होगी। लेकिन तरंगों का जो गमन है, यानी कि तरंगों का जो गमन की दिशा है, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। कैसे? जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, और जेड डायरेक्शन जो बोर्ड के बाहर है, अपन बता नहीं सकते इसको 3D में। तो मान लो थोड़ी देर के लिए इस साइड है, पीछे जा रही है बोर्ड के अंदर की साइड। तो अगर माने ये मेरी विद्युत क्षेत्र के कंपन हो गए, ये तो मेरा हो गया विद्युत क्षेत्र जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ई से, और ये तो किस डायरेक्शन होगी? एक्स डायरेक्शन में।
और अगर इस डायरेक्शन में मालूम है मेरा चुंबकीय क्षेत्र जेड डायरेक्शन के लोग जो अंदर बाहर ही हूं इस साइड, तो ये तो माना विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो जो तरंग का संचरण है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तरंगों का गमन भी होता है। बस तरंग के संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है और ये दोनों भी आपस में लंबवत होते हैं। फिजिक्स में एक फॉर्मूला भी निकलता है, E वेक्टर इज इक्वल टू CV वेक्टर। इतना तो बन देखेंगे नहीं क्योंकि तो फिजिक्स का काम है, बस ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और ये तरंग के संचरण को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। आई कहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण? श्वेत प्रकाश से। श्वेत प्रकाश से विद्युत चुंबकीय विकिरण आई है। अब वही अपना मेन काम, अपन को करना क्या है? इस श्वेत प्रकाश को किस पर डालना है? ये जो हमारा श्वेत प्रकाश है, इस श्वेत प्रकाश को अपन को किस पे डालना है? पदार्थ पे, सैंपल पे। यानी कि कुल मिला के अपन श्वेत प्रकाश को तो डाल रहे हैं, लेकिन डाल किसको रहे हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों को। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण किसके साथ क्रिया करेगी? इस मेरे अज्ञात यौगिक के साथ क्रिया करेगी। अज्ञात यौगिक के साथ क्रिया करने के बाद कौन कौन सी घटना होगी? अवशोषण या उत्सर्जन या परावर्तन या अपवर्तन, कुछ भी हो, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन को किसी से मतलब नहीं है, अपन को बस इन दो चीजों से मतलब है, अवशोषण या उत्सर्जन से। तो थोड़ी देर के लिए माना ये जो श्वेत प्रकाश है ये मेरा अज्ञात यौगिक पर आया और इस अज्ञात यौगिक ने इसका अवशोषण कर लिया। तो अवशोषण करने के बाद क्या करेगा? ये जो भी बची हुई प्रकाश विकिरण होगी उसको अलग दिशाओं में निकाल देगा और निकालने के बाद जो अपन को यहां पर प्राप्त होगा ये क्या कहलाएगा? अपना स्पेक्ट्रम। किसमें प्राप्त करेंगे वो बात की बात है, अभी अपन तो पूरा स्टडी नहीं कर रहे, इसको अपन जनरल वे में बोल रहे हैं कि मेरा श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश का स्रोत है, ये मेरा अज्ञात यौगिक है, इस पर प्रकाश की विकिरणें आई, इसने इसका अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद इसने बाकी बची विकिरणों को निकाल दिया और निकाल के अपन को क्या मिला? स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस अपन को करना है और इसके बारे में स्टडी करनी है, तो अपन को क्या मिलेगी? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपन मेन अपना जो टॉपिक है इंटरेक्ट कैसे करेगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यानी कि अपन को पढ़ना क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरणें। तो डेफिनेशन में बता ही चुका हूं, जिसमें तरंग का संचरण तो होगा, लेकिन होगा कैसे? जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी होंगे और तरंग का संचरण भी होगा, लेकिन तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्लासिफाई करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वर्गीकरण किया जाता है, किसके बेसिस पर किया जाता है? ऊर्जा या आवृत्ति के बेसिस पर वर्गीकरण किया जाता है। तो इसके बेसिस पर हमारी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी एक क्लास बनती है। सबसे पहले स्टार्ट होता है गामा किरणें, फिर आती है एक्स किरणें, फिर आती है यूवी, फिर विजिबल, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। सॉरी, विजिबल के बाद आईआर, आईआर के बाद माइक्रो और फिर लास्ट में आती है रेडियो। ठीक है, सबसे पहले गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी, इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट इंग्लिश में नाम है इसका, पराबैंगनी किरणें। विजिबल इसको बोलते हैं दृश्य किरणें, क्या बोलते हैं? दृश्य किरणें। आईआर ये कहलाती है अवरक्त किरणें। माइक्रो सूक्ष्म और रेडियो तो रेडियो तरंगे। अब क्लासिफाई कैसे किया है देखो, गामा किरणें जो है वो उच्चतम ऊर्जा की विकिरणें होती है, यानी कि गामा किरणों की जो ऊर्जा है वो हाईएस्ट होगी। इधर से इधर जाएंगे, यानी कि इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऊर्जा लगातार डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी कि रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा है वो सबसे कम है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी की है,
इसकी तो है उच्चतम ऊर्जा और इसकी है निम्नतम ऊर्जा। यानी कि अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करूं तो ऊर्जा क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज का साइन यानी कि कम, यानी कि डिक्रीज का साइन है। ठीक है, अब अपन थोड़ा पुरानी बातों पे आते हैं। जब डी ब्रोगली ने द्रव्य की द्वैत प्रकृति बताई थी, उसने कहा था कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति प्रदर्शित करना चाहिए। इसको रिलेटेड अपन को कोई थ्योरी याद आ रही है, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जहां उसने बताया था वो सब अपन परमाणु के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, सारी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लिया। कमी आई थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो ऊर्जा का विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, तो जिससे सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ नाभिक में समझ आएगा। वो सब पढ़ चुके अपन 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। यहाँ क्या जरूरत पड़ी क्वांटम सिद्धांत की? देखो मैक्स प्लांक ने बोला था कि किसी भी नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार न करके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन। क्या बोला था मैक्स प्लांक ने कि नाभिक के चारों ओर गति कर रहा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं करता, कंटिन्यूअसली नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन का उत्सर्जन कर दिया तो 1.1 ऐसे भी करेगा, 1.2 ऐसे भी करेगा, ऐसे नहीं करता, लगातार नहीं करता, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फोटोन। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है और उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो आपकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति को निरूपित करते हैं न्यू से, तो यानी कि ऊर्जा जो है वो न्यू के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है h, ये कहलाता है प्लांक स्थिरांक। क्या कहलाता है? प्लांक स्थिरांक। इसका मान फिक्स होता है, इसका मान फिक्स होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ये कहलाती है इसकी यूनिट या मात्रक, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, काम क्या है, इससे मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। न्यू के समानुपाती यानी कि इधर से इधर जाने पर ऊर्जा कम हो रही है, यानी कि आपकी जो आवृत्ति है वो भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा और सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की। अब एक और टर्म देखते हैं, एनर्जी एच न्यू। हम जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा, तो मान रखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या आई, एस सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा क्या कहलाता है, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य यानी कि अब एनर्जी देखो न्यू के तो समानुपाती है, ऊपर ऊपर आ रहा है, लेकिन तरंगदैर्ध्य की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम, उल्टा चल रहा है। यानी कि अगर इधर से इधर जाने पर एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी। यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी। बस इतना सा समझना है तुमको। यानी कि कोई एग्जीक्यूशन आ सकता है कि इनमें से कोई सी भी उठा के रहते कि पराबैंगनी विकिरणें, अवरक्त विकिरणें और दृश्य विकिरणों में से बताइए किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी या किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तुम बताएंगे कि ऊर्जा और आवृत्ति तो समानुपाती है और तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात। ये था मेरा श्वेत प्रकाश। अब इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझेंगे अपन। ये था मेरा श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से मिलकर बना हुआ है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्लासिफिकेशन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। यानी कि जब अगर मैं मेरे किसी यौगिक में, जब मैं किसी यौगिक में श्वेत प्रकाश डाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या डाल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या डाल रहा हूं, गामा किरणों से लेकर रेडियो विकिरणों में से कोई सी भी एक रेंज की विकिरण डाल रहा हूं। यहां से यहां तक की तो है, इनमें से ही कोई ना कोई एक तो जाएगा। अब वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा जा रहा है,
वो कौन डिसाइड करेगा? हमारी उस स्रोत की एनर्जी, जो सोर्स मैंने लिया है, इस सोर्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो मैंने श्वेत प्रकाश का स्रोत लिया है ना, इसकी आवृत्ति क्या है, इसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि कौन सा विकिरण इसके साथ अन्योन्य क्रिया कर रहा है। समझ रहे हो ना? पहले मेरा श्वेत प्रकाश था ओवरऑल, फिर बाद में मैं इसमें कन्वर्ट हो गया विद्युत चुंबकीय विकिरणों में, और फिर लास्ट में क्या बची, यहां से लेकर यहां तक की कोई ना कोई एक विकिरण। मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी विकिरण है? वो कौन डिसाइड करेगा? उस स्रोत की आवृत्ति डिसाइड करेगी। इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति अलग है, सबकी आवृत्ति अलग 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 है। तो जिस आवृत्ति का मैंने प्रकाश लिया है, उस आवृत्ति के बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन से रेंज की विकिरण है, ठीक है। आवृत्ति पर डिसाइड होगा कि कौन सी रेंज की विकिरण है। अब इनमें से जो भी विकिरणें इस पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करेगी, उसके बेसिस पर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही तो चैप्टर का नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने पराबैंगनी विकिरणें इस पर डाली, पराबैंगनी विकिरणें इस पर डाली, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या हो जाएगा? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। समझ गए? अगर मैं पराबैंगनी विकिरण डाल रहा हूं तो इसका नाम हो जाएगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं दृश्य किरण डाल रहा हूं तो नाम हो जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं अवरक्त विकिरण डाल रहा हूं तो क्या नाम हो जाएगा? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इन सब के आधार पर हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग ब्रांच बनती है। एक पढ़ेंगे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग पढ़ेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग पढ़ेंगे। सूक्ष्म विकिरण डालते हैं, इसकी अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी जाती है, और रेडियो विकिरण डालते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब एक एक करके अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पढ़ी जाती है। सेकंड ईयर में ओनली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। एनएमआर भी होती है, लेकिन वो फिजिकल का पार्ट है, बात की बात है। ये सबका सिद्धांत अलग अलग होता है, सबकी थ्योरी अलग अलग होती है, सब में अलग अलग कंसेप्ट वर्क करते हैं। मेन चीज ये है, ये मेरा प्रकाश, ये मेरा विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिस आवृत्ति का डालेंगे उस आवृत्ति की विकिरण यहाँ आ जाएगी, इसका डालोगे तो ये आ जाएगी, इसका डालेंगे तो ये आ जाएगी, इस रीजन की डालेंगे तो ये आ जाएगी। फिर ये प्रकाश विकिरणें किसके साथ अन्योन्य क्रिया करेगी? हमारे अज्ञात यौगिक के साथ अन्योन्य क्रिया करेगी। इस अज्ञात यौगिक से अन्योन्य क्रिया करने के बाद एक कागज पर अपन इसका क्या बना लेंगे? स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेंगे, और फिर लास्ट में इस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करेंगे, इस स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो संरचना मिल जाएगी अपन को। और यही तो अपन को, यही तो अपना काम है, संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। कि हमने श्वेत प्रकाश का स्रोत लिया, ये मेरा अज्ञात यौगिक, इस श्वेत प्रकाश के स्रोत से प्रकाश विकिरणों को यौगिक पर डाला, इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, और स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके संरचना के बारे में स्टडी करी। ये हमारा क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। अब इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन से अलग अलग पढ़ी जाएगी। पहले अपन सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद अपन आईआर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में अपन सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।